साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आज जिस खबर पर सबसे पहले हमारा माइक ऑन है वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई है। राम के नाम पर लूट मचाने वाले चढ़ावा चोरों पर शिकंजा कस चुका है। लगातार हो रही जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के डॉक्यूमेंट से यह साफ हो चुका है कि किसके पास चोरी की रकम सबसे ज्यादा मिली है। आज आपको एक एक नाम बताएंगे और एक एक आरोपी का बही खाता आपके लिए हम खोलेंगे। और खबर यह भी है कि इस मामले में अब ईडी की एंट्री भी होने वाली है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चढ़ावा चोरी के मुद्दे ने विपक्ष को एक ऐसा हथियार दे दिया है जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। आपने देखा कि कैसे कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राम मंदिर दर्शन करने पहुंचा था। उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी रामलला के दर्शन किए। विपक्षी नेताओं के अयोध्या पहुंचने की टाइमिंग खास है क्योंकि साल चुनावी है, जिसमें विपक्ष योगी सरकार को चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। तीसरी खबर अखिलेश यादव से जुड़ी है, जिन्होंने आज अपना 53वां जन्मदिन मनाया। पार्टी के नेताओं ने हवन पूजन किया। 27 में समाजवादी पार्टी की जीत के लिए कामना की, लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिस पर विवाद खड़ा हो गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर पर अखिलेश को कृष्ण अवतार में दिखाया, जिस पर बीजेपी अब हमलावर है। चौथी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। हमने अभी आपको बताया कि कैसे 27 में अखिलेश की जीत की पार्टी कार्यकर्ता पूजा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा और सपा विधायक कमाल अख्तर के बीच खींचतान निकलकर सामने आ गई है। सवाल उठ रहा है कि अंदरूनी खींचतान से अखिलेश को चुनावों में नुकसान होगा। और पांचवी खबर जिस पर हमारा माइक ऑन है, ये मुद्दा है वक्फ की प्रॉपर्टीज का। वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की समय सीमा 30 जून को खत्म हो गई और अभी भी यूपी समेत पूरे देश में हजारों वक्फ संपत्तियों के दस्तावेज पोर्टल पर जमा नहीं हो पाए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहा है और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योगी सरकार पर्सनल लॉ बोर्ड को वक्त देगी या फिर इन संपत्तियों के बेनामी इन्हें घोषित किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे राम मंदिर से हुए चढ़ावा चोरी। और ये तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है, और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर न बने, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम हुए ही नहीं। चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। आज आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पुलिस पहुंची, जहां मौजूद अनुकल्प की दीदी सीमा मिश्रा से एसआईटी टीम ने 15 मिनट तक पूछताछ की। आरोपी लवकुश मिश्रा के घर भी छापेमारी की गई। अयोध्या के फगोली ठकुरान गांव में लवकुश का घर है, जहां पुलिस पहुंची और घर में मौजूद लोगों से सवाल किए। परिजनों ने एसआईटी को बताया कि उन्हें पता नहीं लवकुश राम मंदिर में चंदा गिनता है। इसके बाद पुलिस घर में मौजूद लवकुश के पिता को पूछताछ के लिए ले गई। और अब बात आरोपियों के बही खाते की कर लेते हैं। कल पुलिस ने आरोपियों से जेल में पूछताछ की थी, जिसमें सभी ने चोरी की बात स्वीकार की और चोरी की रकम को लेकर भी अब पुलिस दस्तावेजों से बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे ज्यादा रकम मिली है अविनाश शुक्ला के पास से। अविनाश के पास से, ये देखिए आपको यहाँ पर पूरा बही खाता खोल के दिखाएंगे, 500 के 3,609 नोट यानी 18,04,500 रुपए। पूरी कैलकुलेशन यहाँ आपके सामने रख रहे हैं। 200 के 579 नोट यानी 1,15,800 रुपए। 100 के 1,182 नोट यानी कुल मिलाकर ये कितना पैसा हो गया, 1,18,200 रुपए। 50-50 के देखिए 5 नोट 250 रुपए, 420 रुपए, 50 रुपए। तो ये पूरा कैलकुलेशन जो पहले आरोपी के पास से प्राप्त हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर 20,39,220 रुपए अविनाश शुक्ला के ठिकाने से बरामद हुए। अब बही खाता खोलते हैं आरोपी नंबर 2 करुणेश पांडे का, जिसके पास से 500 के 3600 नोट यानी कितना हो गया, ये 18 लाख रुपया जो बरामद हुआ। 200 के 33 नोट यानी 6,600 रुपए। 20 के 2 नोट
5 का 1 नोट, पूरी कैलकुलेशन है। इसके अलावा 20 के 3 सिक्के, 10 के 20 सिक्के, कुल मिलाकर करुणेश पांडे के पास से 18,07,063 रुपए की बरामदगी की गई है। अब तीसरे आरोपी अनुकल्प मिश्रा की बात, जिसके पास से 500 के 2,000 नोट प्राप्त हुए। 14,26,000 ये रकम बनती है। 500 रुपए, 200 के 423 नोट यानी 84,600 रुपए, 100 के 707 नोट यानी 70,700 रुपए, 50 के 2,000 से ज्यादा नोट यानी कुल मिलाकर 1 लाख रुपए, और इसका पूरा टोटल आता है 16,82,040 रुपए का। अब बात करते हैं चौथे आरोपी लवकुश मिश्रा की, जिसके पास से 500 के 2,850 नोट बरामद हुए यानी कुल मिलाकर 14,25,000 रुपए लवकुश के ठिकाने से बरामद हुए हैं। पांचवें आरोपी का जिक्र कर लेते हैं, रमाकांत मिश्रा। इनका वही खाता भी देखिए, कुल मिलाकर 7,32,170 रुपए बरामद हुए। 500 के 1,386 नोट, 6,93,000 टोटल बनता है। 200 के 113 नोट, 100 के 56 नोट, कुल मिलाकर यहां पर जो अमाउंट आ रहा है आप देखिए 7,32,170 रुपए। अब बात करते हैं छठे आरोपी की। छठा आरोपी मनीष कुमार यादव, जिसके ठिकानों से 500 के 278 नोट मिले यानी ये रकम बनती है 1,39,000। 200 रुपए के 105 नोट 21,000, 100 रुपए के 400 नोट 40,000, कुल मिलाकर 2 लाख रुपयों की बरामदगी इसके पास हुई। सातवां आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जिसके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा सवाल हैं। 500 के 180 नोट यानी 90,000 रुपए, 200 के 100 नोट 10,000 रुपए, कुल मिलाकर यह रकम हो गई 1 लाख रुपए जिसकी बरामदगी हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब देखिए जांच का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि रह गया, ये नहीं है कि पैसा चोरी हुआ या नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या करोड़ों रुपए जिन पर प्रश्न चिन्ह है वो इस वक्त कहां है, और किसने छिपाए हैं, और किसने निवेश किया है, और किसने उस पैसे को प्रॉपर्टी में बदल दिया है। यही वजह है कि अब इस केस में ईडी की एंट्री की तैयारी ने हलचल मचा दी है। अयोध्या पुलिस ईडी को पत्र लिखने जा रही है, और अगर ईडी ने मामला हाथ में लिया तो फिर जांच सिर्फ चोरी की नहीं बल्कि पैसे के इस पूरे नेटवर्क की होगी। बैंक खाते खुलेंगे, संपत्तियों का हिसाब होगा, और फिर यह पता लगाया जाएगा कि श्रद्धालुओं के चढ़ावे का पैसा आखिर किन किन जेबों और किन किन ठिकानों तक पहुंचा। डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन्हीं दोनों मेन सरगना हैं। यहाँ पर लवकुश मिश्रा के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले में जारी ये जांच और पूरा केस अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां कहानी चोरी से आगे निकलकर मनी ट्रेल तक पहुंच चुकी है। अयोध्या पुलिस की जांच में कथित तौर पर संपत्तियां, बैंक खाते और करोड़ों के लेन देन सामने आने के बाद अब ईडी की एंट्री का रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस मामले में अब पुलिस ने ईडी की एंट्री की तैयारी भी पुख्ता कर ली है। माना जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ईडी को पत्र लिखेगी और मनी ट्रेल की जांच की जाएगी। इस दायरे में वो संपत्तियां भी आएंगी जो गिरफ्तार आरोपियों ने खरीदी है। अयोध्या पुलिस पत्र लिखेगी, मनी ट्रेल की जांच होगी, संपत्तियां होंगी जांच के दायरे में। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक सूत्रों ने दावा किया है कि जांच में अब तक ऐसे सुराग मिले हैं जो ये इशारा करते हैं कि कथित चोरी की रकम सिर्फ नकद तक सीमित नहीं रही। आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने और आर्थिक नेटवर्क खड़ा करने में किया गया। अब यही सुराग ईडी की संभावित जांच की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। संपत्तियों की पड़ताल तेज हो रही है, निवेश का हिसाब खंगाला जा रहा है, पैसों का पूरा रास्ता पुलिस तलाश कर रही है। इधर एनडीटीवी की पड़ताल में एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ, जिसमें मंदिर के भीतर चल रहे उस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है जो हैरान करने वाला है। एनडीटीवी से बातचीत में राम मंदिर के एक पूर्व कर्मचारी ने दावा किया कि परिसर में अनिल मिश्रा और गोपाल राय का ऐसा प्रभाव था कि लोग खुलकर बोलने से भी कतराते थे। कर्मचारी का आरोप है कि सिफारिश, रिश्तेदारी और दबदबे का एक ऐसा घेरा बन चुका था जिसमें कुछ लोग व्यवस्था चला रहे थे और बाकी सिर्फ देखते रह जाते थे। चंपा जी को तो नहीं कह सकते, लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन्हीं दोनों मेन सरगना हैं।
जो भी छोटी छोटी चीज़ अगर वहाँ जांच की जाए, कैमरे जो लगे हैं, बिल हुआ है, वहाँ पे जो बच्चे काम करते हैं उनकी सैलरी सरकार तरफ से बढ़ी है, बट ये उतनी सैलरी नहीं दे रहे हैं। 30 की 30 ड्यूटी, 31 ड्यूटी लेते हैं और टाइट ड्यूटी लेते हैं, और एक छुट्टी भी नहीं है और बोनस भी नहीं देते हैं। वो सब पैसा कहाँ जा रहा है? और जो भी मंदिर में जितनी भी चीज़ें लगी, जितनी जिस चीज़ को बिल हो, सबका बिल अगर देखा जाए तो उसमें भी गड़बड़ी निकलेगी, 110% निकलेगी। डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल लाओ पूरी गुंडा, अगर इन लोग का बस चले तो पूरा अयोध्या अपने अंडर में कर लें। ये सोचते क्या गुंडाई करते? ये गुंडाई ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए हनुमानगढ़ी है, ये चाह जाए तो अगर इनका बस नहीं चल रहा, वरना हनुमानगढ़ी भी अपने अंडर में कर लें। वहीं पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जेल में हुई पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी के तरीके और रकम की हेराफेरी को लेकर अहम जानकारियां दी हैं। पूछताछ में कथित तौर पर ऐसे खुलासे भी हुए हैं जिनके आधार पर अब आर्थिक अपराध के एंगल को और गंभीरता से देखा जा रहा है। इसके अलावा अब पुलिस उन बैंकों को भी अपनी रडार पर रखे हुए है जहां पर सभी 8 आरोपियों के अकाउंट्स थे। पुलिस ने कई बैंकों को नोटिस भेजकर खातों का ब्यौरा मांगा है। सभी 8 आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। लेन देन, जमा रकम, ट्रांसफर और खातों से जुड़े हर आर्थिक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियों का मानना है कि पैसों की कहानी बैंक खातों से होकर ही आगे बढ़ेगी। पुलिस की जांच में जीजा साले की जोड़ी यानी अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा भी केंद्र में बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों से जुड़ी कई संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों की जांच चल रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित तौर पर खरीदी गई संपत्तियों के पीछे पैसा आखिर आया कहां से। इस वक्त मैं हूं अयोध्या के ठकुरान फगौली गांव में और यहां पर लवकुश मिश्रा के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है और आप देख सकते हैं कि पुलिस यहां पर तमाम जो जगह हैं उनकी तलाशी कर रही है। ये उपले रखे हुए हैं और उपलों के नीचे पुलिस तमाम जगहों की छानबीन कर रही है। देखा जा रहा है कि कहीं यहाँ पर कोई कैश तो नहीं रखा हुआ है। तमाम जगहों की तलाशी अभियान इसी तरह से चलाया जा रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है और पिछले कई घंटों से लगातार छापेमारी यहाँ पर जारी है। लवकुश मिश्रा अनुकल्प मिश्रा का बहनोई है, जिसका अयोध्या में करीब 1 करोड़ रुपए का मकान तैयार हो रहा था और एसबीआई बैंक ने उसको आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए पैसे की गिनती करने के काम में रखा हुआ था और पुलिस को शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि लवकुश ने कुछ पैसे रुपए अपने इस पैतृक घर के अंदर छुपाए हों। तो पुलिस की टीम लगातार यहाँ पर पूरे गांव में जहां पर लवकुश के ठिकाने हैं वहां पर तलाशी कर रही है। अनुकल्प और लवकुश पर फोकस रखा गया है। संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगाला गया, आय और निवेश का मिलान होगा। वहीं ये भी माना जा रहा है कि अगर इस मामले की जांच ईडी करेगी तो सिर्फ चोरी नहीं बल्कि पैसे की आखिरी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश होगी, जिसमें पुलिस ये भी देखेगी कि लाभार्थी कौन कौन था, किसके नाम पर खरीदारी हुई, किस खाते में रकम पहुंची, किसने पैसा निकाला और किसने उसे जमीन के निवेश में बदला। अविनाश शुक्ला सबसे अहम किरदारों में से एक बनकर उभरा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की कार्रवाई में सबसे ज्यादा नकदी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर बरामद हुई है। यही वजह है कि जांच एजेंसियों की नजर अब उसके बैंक खातों, संपत्तियों और वित्तीय लेन देन पर टिक गई है। जेल में अविनाश से सबसे लंबी पूछताछ की गई। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अविनाश इस पूरे केस का सबसे महत्वपूर्ण नाम बनता जा रहा है। चंदा और चढ़ावा चोरी के मामले में सबसे ज्यादा कैश अविनाश शुक्ला के ठिकानों से बरामद हुआ है। हम उस योगा सेंटर पहुंचे हैं जहां से 5 जून को अविनाश शुक्ला के इसी ठिकाने से बहुत ज़्यादा कैश मिला था। ये कंबल रखे हुए हैं जो कि फ़िलहाल ये देखिए कंबल हैं। ये सारे कंबल जो है इन्हीं बक्सों के अंदर रखे हुए थे और इन्हीं कंबलों के बीच में कैश रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये बॉक्स है जिस पर लिखा है राम राज्य कोष और ये बॉक्स यहाँ पर कैसे पहुँचा या इस पर जो स्टिकर लगा है वो उसका क्या मतलब है ये तो जांच में मालूम चलेगा, लेकिन यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है। और देखिए इन्हीं बक्सों से एक ये बड़ा बक्सा है, 1 2 3 ये 3 बॉक्स हैं, ये कंबल पड़े हुए हैं और कंबलों के बीच में ये पैसा छुपा कर रखा गया था जिसको पुलिस ने बरामद किया है। एक बड़ा बॉक्स ये भी है, इस पर भी देखिए इसमें कुछ कपड़े रखे हैं। ये कपड़े अविनाश शुक्ला और उसके भाई
अभिषेक के हैं और इन्हीं कपड़ों और कम्बलों के बीच में पैसा रखा हुआ था, जिसको अयोध्या पुलिस और जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने बरामद किया है। इस मामले पर जब बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें सीएम योगी पर भरोसा है। जो भी इस साजिश में शामिल होगा उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये विश्वास है माननीय योगी जी पर, जिन्होंने कहा है कि दूध का दूध पानी पानी होगा, और आप देख रहे हैं कि शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। जो भी होगा षड्यंत्रकारी होगा, कोई भी होगा, बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच जांच एजेंसियों को कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका पर भी संदेह होने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक दान राशि की गिनती, चाबी व्यवस्था और पैसे के मूवमेंट से जुड़ी प्रक्रियाओं की भी बारीकी से जांच की जा रही है। यानी अब जांच सिर्फ आरोपियों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। इस बीच कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठाई है। मैं आशा करता हूं कि सनातन बोर्ड बना के 4 शंकराचार्य 5 वैष्णवाचार्य उनके हाथों में ये सनातन धर्म की जिम्मेदारी सौंपकर, मंदिरों की जिम्मेदारी सौंपकर युवाओं को सनातन को बचाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दान पेटी से निकला पैसा अब जांच की मेज पर है। सवालों के घेरे में बैंक खाते हैं, संपत्तियां हैं, लेन देन है और वो पूरा नेटवर्क है जो जांच एजेंसियों की रडार पर है। अब निगाहें इस बात पर भी हैं कि अयोध्या पुलिस का पत्र ईडी तक कब पहुंचता है, क्योंकि जिस दिन ईडी की एंट्री होगी उसी दिन से इस केस की दिशा ही नहीं उसकी रफ्तार भी बदल सकती है। अयोध्या से मुकेश सेंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब एक तरफ जांच तेज है तो दूसरी तरफ यूपी की सियासी बिसात पर राम नाम का नया युद्ध छिड़ गया है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि 2027 के चुनावी दंगल का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन चुका है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर बड़ी मछलियों को बचाने का आरोप लगा रहा है। तो वहीं सीएम योगी भी बैकफुट पर नहीं है। योगी ने भी विपक्ष को, खासकर समाजवादी पार्टी को, कार सेवकों पर चली गोलियों का इतिहास याद दिला दिया। आस्था के केंद्र में डाका डल गया तो सियासी आकाओं के कान खड़े हो गए। बात चढ़ावा चोरी से आगे निकलकर राज्य सरकार पर आरोपों तक पहुंच गई। मंदिर में श्रद्धालुओं से ज्यादा नेता नजर आने लगे, क्योंकि आगे 2027 में यूपी चुनाव है, जिसके लिए राम के नाम पर सियासी बिसात बिछाई जा रही है। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा संविधान। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को ही दगा दिया। दूध का दूध, पानी का पानी हो न हो, चांदी की चांदी वापस हो जाए, सोने का सोना वापस हो जाए, हीरे जवाहरात वापस हो जाएं, सोने के खड़ाऊं, चांदी के खड़ाऊं वो वापस हो जाएं। तो हम तो यहाँ तक कहे कि प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में पूरा देश दुनिया यही जानती है कि अगर सीसीटीवी बंद कर दें ये लोग और आंखें बंद कर लें कुछ देर के लिए तो अपने आप चढ़ावा वापस आ जाएगा। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना, चांदी, जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए, करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। विपक्ष हमलावर है और होड़ लगी है नैरेटिव सेट करने की, ये बताने की कि कौन कितना बड़ा सनातनी है, कौन राम भक्त है, कौन हिंदू है। यही वजह है कि चढ़ावा चोरी में शामिल लोगों को रामद्रोही से लेकर देशद्रोही बताया जा रहा है। सरकार पर निशाना साधकर बड़े मगरमच्छों को बचाने का आरोप लगाया जा रहा है। हर सनातनी आज पूरे देश में इस बात से पीड़ित है जिस तरह से चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हुई है, जिस तरह से, और बता रहे हैं कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो अभी तक निकल के आया। अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है। हर सनातनी दुखी है। और जब लोगों को आज पता चलेगा कि अमित शाह जी भगवान राम के नाम पे खुलेआम देश भर में घूम घूम के वोट तो मांगते हैं लेकिन भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाते, तो सोचो कि हर सनातनी के
दिल पे क्या गुजरेगी। आज केवल आम आदमी पार्टी है जो सनातन के लिए सच्ची भावना से काम कर रही है। लोग कह रहे हैं इस तरह का सनातन के लिए काम करने वाला हमने कभी नहीं देखा। ये हमारे विश्वास पर, हमारे धर्म पर सबसे बड़ा हमला है जो आज तक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने कर डाला है, उनके तत्वावधान में हुआ है। ट्रस्ट नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, शिलान्यास से लेकर उद्घाटन और हर चीज उन्होंने करी। अब वो चुप्पी करके बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर तरह का बयान दे रहे हैं। आप तो हर महीने जाते थे, आपके LIU, आपके IB से आपके पास कोई खबर नहीं, आपके पास कोई इनपुट नहीं आया। छोटे छोटे प्यादों को पकड़ा जा रहा है और जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको छोड़ दिया गया माल ठिकाने लगाने के लिए। चंपत राय को सबसे पहले अरेस्ट करो, अनिल मिश्रा को अरेस्ट करो, गोपाल राय को अरेस्ट करो, जिसने वहाँ जमीनें खरीद कर ट्रस्ट को बेचा है, वो अयोध्या के एक्स मेयर को अरेस्ट करो। ये छोटी मछली को आपने अरेस्ट किया है। राम मंदिर को लूटा है ये लोगों ने। ये सबसे बड़ा रामद्रोह है, सबसे बड़ा देशद्रोह भी है। सियासी पिच पर सवालों की गेंद तेजी से फेंकी जा रही है। विपक्ष चुनावी साल में कोई भी गेंद छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत तो ये भी है कि राम मंदिर में आस्था का चढ़ावा जितना पवित्र है, उस पर लगी चोरी की कालीक उतनी ही गहरी है, जिसे साफ करने के लिए योगी सरकार के मंत्री ठोस कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। जो भी इसके जद में आएंगे तो जांच कोई छूटे न और सब सजा के बात हो, चूंकि पहले एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, अब हमारे समय से छूटा और सजा दिला रहे। सरकार इसको पूरी तरीके से देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तो पूरे देश के अंदर जो बेहतर उदाहरण हैं और जो विकल्प हैं, ऐसे हमारे श्रद्धा के केंद्रों को चलाने और संचालित करने के लिए उधर फैसला करना चाहिए। मुझे बहुत इस तरह से जल्दी से कोई फैसला करने की जरूरत नहीं। अब सवाल है कि चढ़ावा चोरी के नाम पर चल रहे आरोपों के खेल में कौन किसको आउट करेगा, क्योंकि विपक्ष के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए सीएम योगी ने भी आरोपों की बौछार कर दी है। सवाल पूछा है कि जब पहले राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, तो फिर अब राम नाम की गंगा में हाथ धोकर आस्था से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। लगता है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के हाथ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग गया है जिससे वो 27 का चक्रव्यूह पार करना चाहता है। तभी तो बयानों से लेकर पोस्टर तक की लड़ाई तेज हो गई है। वाराणसी की सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टर को लगाया है। पोस्टरों में अखिलेश यादव को धनुष बाण के साथ दिखाया गया है और साफ साफ लिखा है कि राम मंदिर में जो चोरी करेगा, अखिलेश यादव का धनुष उसे धराशायी करेगा। सवाल है कि क्या इस बार राम मंदिर का मुद्दा समाजवादी पार्टी भी उसी तरह उठाएगी जिस तरह बीजेपी उठाती आई है। हालांकि सियासी रण के इतर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर संतों का गुस्सा भी हाई है। संतों का कहना है कि उन्हें योगी आदित्यनाथ पर तो भरोसा है कि आरोपियों के घर भी बुलडोजर चलेगा, लेकिन चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपियों के खिलाफ आक्रोश भी है। ये लोग तो राम नाम नहीं लूटे, ये लोग राम का धन ही लूट गए। चांदी के ईंटा लूट ले गए, सोना चांदी ले गए, पैसा लिए। ये क्या हो गया हमारे भगवान राम के मंदिर में? जो हम लोगों की उम्मीद नहीं था वो हो गया है। मगर तब भी योगी जी पर भरोसा है, इनके घरों में भी बुलडोजर चलेगा। लोगों ने 1-1 रुपया जो राम जन्मभूमि में लगाया है, ये जो चंदा चोरी किए हैं, इनको परमात्मा माफ नहीं कर सकता है। हम लोग बहुत दुखी हैं, आहत हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, हम साधु हैं, हम साधु छोड़ नहीं सकते हैं। चंपत राय जी को भी आप जानते होंगे, ट्रस्ट में इतने महत्वपूर्ण, उनके बारे में क्या बात हो रही? उनकी भी जांच हो रही है। अगर वो साबुत पाया गया तो चंपत राय बिल्कुल नहीं बच पाएंगे, गोविंद गिरी नहीं बच पाएंगे, चंपन नहीं बच पाएंगे, अनिल मिश्रा नहीं बच पाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा। साफ है कि चुनावी साल में राम नाम का शोर है और जोर सियासत पर है। विपक्ष का सीधा निशाना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के साथ साथ योगी सरकार पर भी है।
दूर से देखने पर तो ये लड़ाई 27 की सत्ता हासिल करने की लगती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी सरकार का एक्शन विपक्ष के इन आरोपों पर भारी पड़ेगा या फिर विधानसभा चुनाव में चढ़ावा चोरी का ये मुद्दा यूपी की सियासत का रुख मोड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सियासी खींचतान केवल चढ़ावा चोरी पर ही नहीं हो रही। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सवाल उठ रहा है कि क्या अंदर ही अंदर कोई बड़ी खींचतान चल रही है, क्योंकि मुरादाबाद की 61 सीट से विधायक और विधानसभा के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे वक्त में इस्तीफा आया जब सांसद रुचि वीरा और कमाल अख्तर के बीच मतभेद की चर्चाएं जोरों पर थी। हालांकि दोनों नेता किसी भी विवाद से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में इस इस्तीफे के मायने तलाशे जा रहे हैं। कुछ है ही नहीं, इस्तीफा यार नॉर्मल प्रक्रिया भाई। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब चीजों से अवगत करा दिया था। एक तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। अखिलेश के जन्मदिन के मौके पर यूपी में जोरदार आयोजन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के बर्थडे के दिन ही समाजवादी पार्टी के भीतर से ऐसी खबर आई जिसने सियासी गलियारों का ध्यान खींच लिया। 2027 में सत्ता वापसी का सपना देख रहे अखिलेश यादव अपनी पार्टी को एकजुट करने में जुटे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर मतभेदों की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही। सांसद रुचि वीरा से अनबन की अटकलों के बीच विधानसभा में सपा के प्रमुख सचेतक कमाल अख्तर ने पद छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी कह रही है सब सामान्य है, लेकिन सवाल ये है कि जन्मदिन के जश्न के बीच क्या अखिलेश यादव को अपनी ही पार्टी के अंदर उठ रहे सुर भी सुनाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन तेज हो गया है। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चा तैयार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के अंदर खींचतान का दौर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने विधानसभा में मुख्य सचेतक पद छोड़ दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस्तीफा ऐसे वक्त आया जब उनकी और सांसद रुचि वीरा के बीच सनातनी की चर्चाएं पहले से ही सियासी गलियारों में घूम रही थी। कमाल अख्तर ने सफाई देते हुए कहा कि उनके इस्तीफे का रुचि वीरा से कोई सरोकार नहीं है। पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी, पार्टी ने वापस ले ली, लेकिन राजनीति में अक्सर सबसे दिलचस्प कहानी वही होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका कोई संबंध नहीं है। कुछ है ही नहीं, इस्तीफा यार नॉर्मल प्रक्रिया भाई। ये देखिए, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। पार्टी का जो आदेश होता है उसका हम लोग पालन करते हैं। पार्टी ने आदेश किया कि आपको ये पद निर्माण करना, तो हम पार्टी का काम कर रहे थे। पार्टी ने किया कि आप किसी और को मौका देना, तो किसी और को मौका मिलेगा। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा का कहना है कि उन्होंने पूरे मामले की जानकारी अखिलेश यादव को दे दी थी, साथ ही नसीहत भी दे दी कि नेताओं को आपस में नहीं बल्कि बीजेपी से लड़ना चाहिए। तो सवाल यही है, जब बार बार ये कहना पड़े कि आपस में मत लड़िए, तो इसका मतलब कहीं न कहीं लड़ाई की चर्चा जरूर है। देखिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बेहतर जानते हैं। मेरा साथ जो भी पिछले कुछ दिनों से एपिसोड चल रहा था, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब चीजों से अवगत करा दिया था। अब उन्होंने सही सोचते हुए या एक अनुशासन बनाए रखने के लिए जो भी कदम उठाया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ और प्रशंसा करती हूँ इस बात की, क्योंकि वो हमेशा ही महिलाओं का सम्मान करते हैं और पार्टी में अनुशासन बनाने का प्रयास करते हैं। सांसद और विधायक के बीच चल रही खींचतान को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन भी मैदान में आ गए हैं। उनका कहना है ना कोई संकट है, ना कोई उथल पुथल, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अगर समाजवादी पार्टी के भीतर खाने सब कुछ ठीक है, तो वरिष्ठ नेताओं की इतनी सफाई क्यों आ रही है? उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, और मैं तो ये समझता हूँ कि हम सबको अगर कोई भी विवाद हो तो आपस में बैठ के एक परिवार की तरह सुलझाना चाहिए। आपसे ही मुझे इत्तला मिल रही है, मुझे आई एम आल्सो शॉक्ड कि उन्होंने क्यों दे दिया, उन्हें देना नहीं चाहिए। विवाद तो होते रहते हैं पार्टियों में,
जहाँ इतने लोग होते हैं, जहाँ बर्तन होते हैं वो खनखनाते ही हैं। लेकिन हमारी पार्टी में कोई ऐसा नहीं है कि साहब हम कोई एक दूसरे से कोई दुश्मनी हो जाए। हमारे नेता अखिलेश यादव जी सबको समझा बुझाकर और मामलात ख़त्म करा देते हैं। समाजवादी पार्टी में सारे विधायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी साथ में हैं और जो भी उनका दिशा निर्देश होता है उसका पालन करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी में किसी को कोई पद देना या उस पद से इस्तीफा देना ये अखिलेश यादव जी के कहने में होता है। जाहिर है पार्टी के भीतर चल रही हलचल पर समाजवादी पार्टी के नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं और दलील दे रहे हैं कि ये केवल पार्टी के भीतर का फेरबदल है। लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर अखिलेश के जन्मदिन के जश्न के बीच ही विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक का इस्तीफा क्यों चर्चा बन गया? अगर सब ठीक चल रहा है तो नेताओं को बार बार सामने आकर ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि कोई विवाद नहीं है? 2017 में सत्ता हाथ से फिसल गई और 2022 में हार का सामना करने के बाद अखिलेश यादव 2027 की लड़ाई की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन क्या बीजेपी से पहले उन्हें अपनी ही पार्टी के नेताओं को एक लाइन में खड़ा करना पड़ रहा है? इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि अखिलेश की साइकिल 2027 की तरफ बढ़ रही है या उसके पहिए में अंदरूनी खींचतान की रेत फंसने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। समाजवादी पार्टी में खींचतान की खबरों के बीच आज अखिलेश यादव ने अपना जन्मदिन मनाया। लखनऊ की सड़कों पर दूर दूर तक लाल टोपियां और पोस्टर दिखाई दिए। तस्वीरों से साफ हो रहा था ये सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद सपा का 2027 के लिए बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। इसी बीच अखिलेश के कृष्ण अवतार को लेकर भी सियासी बवाल हो गया, जिसे बीजेपी सनातन का अपमान बता रही है। पॉलिटिकल आदमी कोई कदम उठाए न उठाए, कोई भी काम करे उसको भी पॉलिटिकल रूप से देखा है। अपने 53वें जन्मदिन पर जब अखिलेश यादव लखनऊ की सड़कों पर निकले तो लाल टोपियों का हुजूम नजर आया। अखिलेश की गाड़ी पर फूल बरसाए गए। काशी से लेकर गोरखपुर तक जश्न की तस्वीरें नजर आई, जो गवाही दे रही हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 37 लोकसभा सीटें जीतकर संसद में तीसरी बड़ी पार्टी बनने से जो आत्मविश्वास सपा को मिला वो आज उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है। ये भी संदेश देना चाहती है पब्लिक और अखिलेश, ये जो भ्रष्टाचारी शासन है उत्तर प्रदेश में, जिसकी दमन चक्र लगातार चल रहा है, जनता उससे ऊब चुकी है। अखिलेश यादव अकेले लोगों की निगाह में हैं जो इस अत्याचारी शासन से उन्हें मुक्ति दिला सकता है। और अब जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर तैयारी 2027 की हो रही है। ये तस्वीरें वाराणसी की, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के जन्मदिन को एक नए धार्मिक और सियासी रंग दे दिया। पोस्टर में अखिलेश यादव को महाभारत के कृष्णा के रूप में पेश किया गया, जो अर्जुन की तरह रथ पर सवार होकर 2027 के चुनावी कुरुक्षेत्र को जीतने निकल रहे हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाए हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं, मानते हैं, तो उन्हीं के रूप में हम उनको देखकर उनका फोटो लगाकर पूजा पाठ, यज्ञ, होम अपने साथियों के साथ किए हैं। हमारे गुरुजी लोग हैं, इन्होंने उनके आयु के लिए पूजा पाठ किया है। पोस्टर पर अखिलेश के कृष्ण अवतार पर बीजेपी हमलावर है। आरोप लगा रही है कि आस्था का अपमान ही विपक्ष की पहचान बन चुका है। जो कृष्ण मंदिर के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते, वो स्वयं कृष्ण भगवान के रूप में अखिलेश यादव को दिखा रहे हैं। क्या किसी और देवता, भगवान, पैगंबर के साथ ये किया जा सकता है? सर तन से जुदा के नारे लग जाएंगे। तो ये दिखाता है कि कभी रामचरितमानस को जलाना, कभी मठाधीश को माफिया बोलना, कभी सनातन को समाप्त करने की धमकी देना, कभी बोलना कि सनातन बीमारी है, मलेरिया है, हिंदू टेरर। ये एक लंबी श्रृंखला है हिंदू आस्था पर चोट करने की, और उसी में ये एक और कड़ी है। अखिलेश के जन्मदिन पर दिलचस्प तस्वीरें यूपी के कोने कोने से आईं, जहां अखिलेश यादव के लिए हवन पूजन किया गया। सांसद और विधायकों ने मंदिरों में माथा टेका और एक सुर में कहा कि अब उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। कार्यकर्ताओं और नेताओं की सिर्फ एक ही कामना थी कि साल 2027 में उत्तर प्रदेश की कमान एक बार फिर अखिलेश यादव के हाथों में आए।
अभी नैमिषारण्य में हम लोग गए थे, वहाँ बटकों ने, साधु संतों ने, माँ ललिता देवी के पुजारियों ने, सभी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दीर्घायु की कामना की है और ये ईश्वर से प्रार्थना की है कि जन आकांक्षाओं की सरकार 2027 में उनके नेतृत्व में बने। जन्मदिन है, भगवान से प्रार्थना करें कि वो दीर्घायु हो, उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश की सेवा करें। हालांकि इस मौके पर सियासी शिष्टाचार भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए प्रभु श्री राम से उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी बधाई संदेश भेजा। लेकिन इन्हीं शुभकामनाओं के बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन पर एक सलाह दे डाली। एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी अखिलेश त्याग करेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। साफ है कि भले ही आज का दिन बधाई देने और हवन पूजन का हो, लेकिन इसके पीछे की जो सियासी गूंज है वो बहुत दूर तक जा रही है। लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा भरी है, ये उसी का नतीजा है। अब देखना होगा कि जन्मदिन के दिन शक्ति प्रदर्शन से निकली ऊर्जा को समाजवादी पार्टी 2027 में वोट में तब्दील कर पाती है या नहीं। यूपी में वक्फ संपत्तियों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सरकार ने सभी वक्फ प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए 30 जून तक का वक्त दिया था, लेकिन तय सीमा खत्म होने के बाद भी हजारों संपत्तियों के कागजात अपलोड नहीं हो पाए। वहीं रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने पर 31,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिए गए हैं। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समय बढ़ाने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड से पारदर्शिता आएगी। आखिर इस पूरी कवायद में क्या हुआ और अब आगे क्या होगा? इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है। वक्फ संपत्तियों के दस्तावेज अपलोड करने और रिकॉर्ड दुरुस्त करने की अंतिम तारीख 30 जून को खत्म हो चुकी है, लेकिन तय डेडलाइन बीतने के बावजूद उत्तर प्रदेश की हजारों वक्फ संपत्तियां डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकी। दूसरी तरफ दस्तावेजों में गड़बड़ी और रिकॉर्ड मिसमैच के चलते 31,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा चुके हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योगी सरकार से समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, जबकि केंद्र सरकार इस पूरे अभियान को पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़ रही है। ये सवाल है कि क्या ये सिर्फ दस्तावेजी देरी का मामला है या फिर वक्फ के रिकॉर्ड में सालों से चली आ रही अनियमितताओं की परतें अब खुल रही हैं। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि यूपी में वक्फ बोर्ड का पूरा लेखा जोखा क्या है। इस कड़ी में 13,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात ही नहीं मिले हैं और अब जबकि डेडलाइन खत्म हो गई है तो सवाल उठ रहा है कि आने वाले वक्त में वक्फ की इन संपत्तियों का क्या होगा। 13,522 संपत्तियों के दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए। 30 जून को आखिरी तारीख खत्म हो गई। हजारों संपत्तियों का रिकॉर्ड अधूरा पड़ा है। हालांकि योगी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से हर संपत्ति की सही जानकारी सामने आएगी। इससे ये पता चल सकेगा कि कौन सी जमीन कहाँ है और इसका रिकॉर्ड क्या है। सरकार का दावा है कि इससे गड़बड़ियां कम होंगी और व्यवस्था साफ सुथरी बनेगी। वहीं सीएम योगी पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। चलिए इसी के साथ आज शो में इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी।